हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 बच्चों, आज हम आपके एसएसटी में सिविक्स का चैप्टर 2 विविधता एवं भेदभाव इसे रीड करेंगे। ठीक है। चैप्टर 1 था आपका विविधता की समझ यानी साइंस ऑफ डाइवर्सिटी, उसे हम रीड कर चुके हैं। ठीक है। आज हम चैप्टर 2 देखते हैं, विविधता एवं भेदभाव। पिछले इस पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें छुड़ाया जाता है, उनका मजाक बनाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियां समूह में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम ऐसा महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो इस पाठ में आप लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में इन निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। यानी यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग विविधता, अलग अलग खाने वाले, अलग पहनने वाले, कहा जाता है ना कि भारत विविधताओं का देश है, कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, अलग अलग खाना खाया जाता है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। संसार में मुख्य धर्म 8 हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएँ हैं। यहाँ 100 से अधिक ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमारे खुश होने का कारण नहीं बनती, यह हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं स्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो वे हमें बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। पूर्वाग्रह, उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगें। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। यहाँ पे तालिका दी हुई है ग्रामीण लोगों के बारे में, शहरी लोगों के बारे में। आपको जो लगता है कि सही है उस पर सही का निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण व शहरी लोगों को लेकर किसी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी पूर्वाग्रह हैं? लोगों के दिमाग में पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने पास महसूस किया है उसकी सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं? इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को ज्ञानी एवं अंधविश्वासी की तरह देखते हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे आधे से ज़्यादा लोग भारतीय गाँव में रहते हैं। आप सहमत हैं तो सही है, सही का निशान लगाइए, नहीं है तो मत लगाइए, इस तरीके से। ठीक है। जबकि शहर में लोगों को आलसी, चालाक और सिर्फ पैसे सरोकार रखने वाले की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। पूर्व का मतलब पहले से। किसी के बारे में हम कोई राय बना लेते हैं, पहले से कोई बात दिमाग में बिठा लेते हैं, वो कहलाता है पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसे ही कथन में दिया गया है। लोगों को आलसी, चालाक, कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। इसमें कहा गया है कि शहरी लोगों का जीवन बड़ा आसान होता है, जो यहाँ पे दिया गया अलग से पैराग्राफ। इसमें शहरी लोगों में यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। ज़रूरी तो नहीं है हर इंसान आलसी हो शहर का, या हर इंसान बिगड़ा हुआ हो। तो ये क्या है? पूर्वाग्रह है। जब हम सोचने लगते हैं किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही अच्छा और सही है और तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते, तो उसी काम को दूसरे तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें अंग्रेज़ी सबसे अच्छी भाषा, दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों को शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेज़ी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं इत्यादि। अगर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं
कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। लड़के और लड़की में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। आइए देखें कि क्या सच्चाई यही है। यहाँ पे दी गई एक तालिका देखो, नीचे दे कथनों की सूची में इस तालिका के भरिए, अपने उत्तरों कारणों पर चर्चा कीजिए। वे बहुत सुशील हैं। कौन होता है सुशील? अक्सर लड़कियों को कहा जाता है। उनकी बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है, ये भी लड़कियों के लिए कहा जाता है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ यानी कि बलवान, किसे कहा जाता है? लड़कों को कहा जाता है। शरारती भी लड़कों को कहा जाता है। नृत्य करने चित्रकारी में निपुण है, अक्सर लड़कियों को कहा जाता है। वे रोते नहीं यानी लड़के। वे उद्यमी हैं यानी कि मेहनती, उद्यमी होता है मेहनती, तो लड़के। वे खेल में निपुण हैं तो भी लड़के। खाना पकाने में निपुण है तो लड़की। भावुक है तो लड़की। ठीक है। अगर हम इन कथनों को लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। मैंने ये आपको बताया। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता परिवार के अन्य सदस्य अक्सर क्या कर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो। यानी कि मान लो कि इस लड़के को चोट लग गई है तो लोग बाग या माता पिता या घर में या समाज में लोग कहते हैं कि तुम क्या लड़की हो जो रो रहे हो। यानी कि उसे कहा जाता है कि रो मत, तुम तो लड़के हो। यानी कि लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं विश्वास उनके करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़के और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आया, दर्द हो। लेकिन बड़े हों तो लड़के सीख जाते हैं, अपने आप को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे छुड़ाएंगे, उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। हम लगातार ये सुनते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा इंसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के रूप में देखना चाहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं और उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, जैसे कहा कि सारी लड़कियां रोती हैं, लड़के रोते नहीं हैं। अभी रूढ़िबद्ध धारणा ही तो वही, सबको एक छवि में बांध लिया तो वो क्या कहलाता है? उनके बारे में धारणा बना ली थी, रूढ़िबद्ध धारणा। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में पक्की धारणा बनाने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए ही कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं दूसरों से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में डाल देती है। जैसे मान जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। यानी क्या कहा जाता है कि हवाई जहाज जो उड़ाना था वो लड़के ही उड़ा सकते हैं, लड़कियां नहीं उड़ा सकती, लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनके करने की काबिलियत शायद हम में हो। यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे अलग से पैराग्राफ दिखाया गया, इसमें कहा गया है कि मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को स्कूल पढ़ने में नहीं भेजते, स्कूल पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेज। जबकि अध्ययन यह दिखा गया है कि मुसलमान गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। यानी कि मुसलमान ये नहीं चाहते हैं कि हमारी लड़कियां ना पढ़ें। अध्ययन किया गया तो पता चला है कि मुसलमान गरीब है, इसलिए अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते। गरीब की वजह से इन लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते, स्कूल जल्दी निकाल देते हैं। असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचे दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधि में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, कुएं हैंडपम्प से पानी नहीं लेने देते और दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पार्ट में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है
जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर दो गरीब था, जैसे कि आपने पहले पढ़ा, यह अंतर विविधता का पहलू नहीं है। गरीबी असमानता विविधता का पहलू नहीं है। यह तो गरीबी जो है वो असमानता का पहलू है, विविधता का पहलू नहीं है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तर, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनका भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और समानतावाद दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे समुदाय के सदस्य हैं, इसकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब है, उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूह, खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। ठीक है, यहीं तक पढ़ेंगे बच्चों आज हम। तो ये जो पैराग्राफ इधर दिया हुआ है, यहाँ पहलू है ये भेदभाव का सामना करने पर, जो अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है। दलित वह शब्द है जो नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब जिन्हें दबाया गया या कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। ठीक है, आपको चैप्टर फिर से रीड करना है और आज हम आधा ही पढ़ेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।